चलिए जी, सब क्लियर है। आप लोग खुद शायद कहीं गायब हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे भाई, इतना टाइम आप लोग लगाओगे तो मैं कैसे, मेरा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी बताया करिए। चलो, तो हम आपको ले चलते हैं अपने इस मॉड्यूल पे। नाम है हमारा कंप्लीशन एंड रिव्यू। इस चैप्टर का नाम है HOBUCA, होबू CA लिखा हुआ है। ये पूछें सर, आई एम योर न्यू स्टूडेंट, आई हैव सम क्वेश्चंस क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा, मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। आयुष, राधे राधे। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लेक्चर को हमें ख़त्म करना है। ये कोई क्लास नहीं है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। देखो भाई, कंप्लीशन एंड रिव्यू हमारा चैप्टर है, ठीक है। आप लोग क्या किए थे, अब आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट करो। हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक? हम लोगों ने ऑडिट के लिए सारी बातें समझी चैप्टर 1 में, कि ऑडिट है क्या, फ़ायदे नुकसान। चैप्टर 2 में हमने प्लानिंग किया, स्ट्रेटजी बनाई, प्रोग्रामिंग किया, ठीक है। चैप्टर 3 में हम लोग इंटरनल कंट्रोल और उसके एनवायरनमेंट के बारे में, एंटिटी के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में समझे थे, है ना, चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में हमने ऑडिट एविडेंस के बारे में समझा सब कुछ, ओके। चैप्टर 6 में हमने डॉक्यूमेंटेशन किया। और जब ये सारा काम हो गया, तो आपको भी पता है ना, आप कोई भी काम करते हो तो एट द एंड, फाइनल से जाने से पहले आप रिव्यू करते हो ना चीज़ों को, कि इज ऑल गोइंग गुड, रिव्यू करते हो। तो हमारा वही काम है। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इस चैप्टर में हमें 6 एसेस पढ़ने हैं टोटल। सर, वो 6 एसे कौन है? पहला ऐसे है ऐसे 260। हालांकि हमारे पढ़ने का सीक्वेंस थोड़ा अलग होगा, सीक्वेंस अलग होगा, लेकिन 6 ऐसे हैं हमारे पास। पहला, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। हम सीखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन होगी जब हम TCWG को कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा, हम लोग सीखेंगे कम्युनिकेटिंग डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल तो दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स में अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाए तो उसे हम TCWG और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे ऐसे 265 में। सर, 450 भी है। क्या है वो? इवेल्यूएशंस ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए होंगे उनको इवेल्युएट करेंगे ऐसे 450 में। ये 3 ऐसे हमें इन तीन, अच्छा अगर आप गौर करो तो पहले 2 ऐसे जो हैं ये हमें बताते हैं हमें कम्युनिकेट करना है किसको? TCWG को और मैनेजमेंट को। पहले वाले में केवल TCWG की बात बता रहा है, ऐसे 260। अब इसमें हम सीखेंगे कौन कौन से मैटर हैं, कब कब हमें TCWG से बात करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। 265 में अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई डिफिशियंसी है तब हम लोग TCWG और मैनेजमेंट दोनों को कम्युनिकेट करेंगे। 450 है, इवेल्युएट करेंगे अगर कोई मिस स्टेटमेंट मिला ड्यूरिंग द ऑडिट तो उन्हें इवेल्युएट करेंगे। 3 ऐसे और हैं। सर, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाए तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऐसे 560। 570 में हम गोइंग कंसर्न की बात करेंगे। सर, गोइंग कंसर्न क्या होता है? क्या आप लोगों को बताना है? गोइंग कंसर्न का मतलब तो आप लोगों को पता है ना। फिर हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580 में पढ़ेंगे। सर, ये 6 ऐसे पढ़ने हैं। तो आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, आइए हम अपने नोट्स पे चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या करना है। चैप्टर 7 के पहले पार्ट में यानी आज के लेक्चर में हम 3 ऐसे कवर करेंगे, 560, 570, 580। सर, 3 ऐसे कवर करेंगे, एक दिन तो आपने पूरे 7 ऐसे कवर किए थे, क्यों ना 6 के 6 करके चैप्टर को एंड कर दो। नहीं दोस्त, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, हमें उसके बारे में भी बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, शुरुआत करेंगे 560, 570, 580 पे। हर एक टॉपिक, मेरी आदत है जब वो टॉपिक स्पेशली आता है उसी टॉपिक के साथ उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये बात एकदम कंफर्म अब तक तो आप जान चुके होंगे। तो जब बात 560 की होगी तो 560 की ही होगी, 570 की 570 के। कुछ वर्ड कई बार वहां पर आ जाते हैं जिनके लिए मन में हमारे ये होता है कि अभी के अभी उनके बारे में क्यों ना जान लें। जैसे, अब नाम आपका नहीं पता मुझे, होबू,
HOBUCA लिखा है सर TCW और मैनेजमेंट में। हाँ, जब अभी आप TCWG वाला टॉपिक पढ़ोगे ना कि TCWG को कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, 260 265, तो ये टॉपिक वहीं का छोड़ते हैं ना, सिस्टम से चलने देते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे 560 से, देन 570, देन 580। चलो भाई, सब लोग ध्यान से सुनो, 3 ऐसे हमारे पास हैं। सबसे पहले 560 की बात करते हैं। ठीक है, सब लोग एकदम रेडी हो? हाँ सर। इससे पहले कि मैं सब्सिक्वेंट इवेंट में ऑडिट कैसे करना है, प्रोसीजर्स कैसे लगाना है, ऑडिटर कब कब क्या क्या करेगा, उसके लिए क्या क्या सिचुएशन बनेगी, ये सब जानने से पहले, ठीक है, ये सब जानने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि सर सब्सिक्वेंट इवेंट की मीनिंग क्या है। और आप सबको पता है, आप अकाउंट के स्टूडेंट हो, मुझे बताना कुछ इंपॉर्टेंट डेट क्या होती है। सर एक तो डेट होती है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी लेक्चर्स को देखें, अगर वो न्यू हैं तो न्यू, ओल्ड हैं तो ओल्ड, आपका पर्पज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर आप हमारे लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं मतलब सर जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा आपका ना, वैसे वैसे आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते जाएंगे। तो ज्यादातर लोगों में होता क्या है, हम सब में होता है, हमारी भी प्रॉब्लम यही थी, आपकी प्रॉब्लम यही होगी कि शुरुआत में तो हम सब कुछ जानना चाहते हैं और इतना जानना चाहते हैं जैसे एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर को पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा आप सबको कि जो क्वालिटी आप पहले दिन रखो वही क्वालिटी एंड तक रखो। ये बात आपको पता है। अगर आज आपने 2 चैप्टर में इतना टाइम लगाया, आपको लगा कि मोटिवेट हो गए, कुछ लोग ज्यादा ही मोटिवेट कर दिए कि आप ना उसके पीछे इतना भग गए कि बाकी के चैप्टर आप कंप्रोमाइज कर दोगे और 2-3 रिवीजन नहीं हो जाएगा। अल्टीमेट पर्पज हमारा इस लेक्चर को लेकर के बस ये है कि आपके एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस सुपर हो, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, आपके क्वेश्चंस की कवरेज हो जाए, एग्जाम से आप डर ना पाओ। प्लीज प्लीज इस बात को समझना, मेरा अल्टीमेट मकसद ये है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। हमारा ये पर्पज है ही नहीं कि मैं वाहवाही के लिए कोई एक टॉपिक उठाऊं, एक वर्ड उठाऊं, उसको इतना एक्सप्लेन करूं कि आपको समझना है। आप समझो तो बहुत, पर उसमें डूब जाओ और आपका अल्टीमेट पर्पज कंप्रोमाइज हो जाए। आई होप आप सब समझ सकते हो, क्योंकि ये वो टाइम है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 90 डेज हैं और 90 डेज को यूटिलाइज करना हमारे आपके हाथ में है। प्लीज इस बात को समझ करके आप लोग कोशिश करना टॉपिक से इंगेज होना है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना। ठीक है, गुड मॉर्निंग कृतिका। और ठीक है, सब लोग रेडी? तो मुझे बताओ ये इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होती हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली आप क्या मानते हो सर, 31 मार्च को। ठीक है, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, सर ऑडिटर ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, उस पे अपना साइन वाइन करके फाइनली सबमिट करता है, फाइनली वो देता है, कम्युनिकेट करता है। सर वो डेट क्या है, उसे बोलेंगे डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाँ या ना? यस सर। ये 2 डेट आपको ध्यान है, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, मुझे जरा यहीं पर मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा। मुझे बताना सर, एक तो ये डेट है आपके पास, ये डेट कौन सी है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट। दूसरी डेट मान लेते हैं यहां पर, देखो यहां से यहां तक तो आपका फाइनेंशियल ईयर चला, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट आया, फिर यहां पर ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया, ऑडिटर्स रिपोर्ट आ गया। ठीक है सर, ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब मुझे बताना जरा, मुझे बताना इस मीनिंग को समझते हुए कि इवेंट, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में वो इवेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, आपके दिमाग में आया होगा
सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गया है। अब स्टेटमेंट बन गया, इवेंट बाद में हुआ, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वापस से अमेंड करने की जरूरत है? इसी के लिए तो हम ये ऐसे पढ़ते हैं कि कब जरूरत है, कब जरूरत नहीं है, ऑडिटर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर पढ़ रहे हैं अभी हम क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं? इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट and the date of auditor's report and fact that known to the auditor after the date of audit report। यानी ऐसे इवेंट जो हुए तो यहां हैं, हुए तो यहां हैं, लेकिन ये पता ऑडिटर को कहां चला है? इसके बाद पता चला है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, यहां पर फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर, ये बात ध्यान में रखना। ऑडिटर को पता चला रिपोर्ट देने के बाद। अरे भाई, रिपोर्ट देने से पहले पता चलता तो उसके रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आते ना, वो उसको भी कंसीडर करता ना। हाँ, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जब आप अकाउंट पढ़ते हो तो इतनी सी लाइन पढ़ते हो। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है? ऐसा इवेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट डेट के बीच में हुआ है, बट एक और लाइन है, फैक्ट दैट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट बन गया, अब उसकी फैक्ट पता चला ऑडिटर को बाद में। क्या बोलेंगे इसे सर? सर इसे बोलेंगे हम सब्सिक्वेंट इवेंट। अब जैसा कि हर चैप्टर में, हर ऐसे में हम आपको बताते हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, कोई भी ऐसे आप पढ़ोगे, जो सबसे पहला उस ऐसे के नाम के लेकर के जो मीनिंग होती है ना, वो लगभग लगभग हर क्वेश्चन में आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देनी होती है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देनी होती है। क्यों सर? अरे भाई, क्वेश्चन कोई भी आए, क्वेश्चन तो सब्सिक्वेंट इवेंट का ही होगा ना। तो क्वेश्चन कोई भी आए तो सब्सिक्वेंट इवेंट की मीनिंग लिखने में क्या बुराई है? आप लिख दोगे ना सब्सिक्वेंट इवेंट की मीनिंग क्या है, कि आप लिखोगे इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फैक्ट दैट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इज नोन एज सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपना मेन आंसर आप लिखना शुरू करना। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। प्रियांशु क्यों डिलीट किया? हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में है। चलो, ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू द इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये जो इवेंट हुए हैं ना, इन इवेंट को लेकर के, इन इवेंट के लिए अब आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? क्या सब लोगों को बात समझ में आई? क्या होना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर? हम यहां पर 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सर पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि जो ऑडिटर है ना, उससे ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और इतने दिन पढ़ने के बाद एक बात आपको समझ में आ गया, अरे ये काम तो करना ही करना है, एविडेंस तो उसे ढूंढना ही ढूंढना है, यही तो उसका मोटो होता है। ऑडिटर शैल ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence that all event occurring between the date of financial statement and date of auditor's report that require adjustment or disclosure in the financial statement। मतलब ऑडिटर क्या करेगा? उनके लिए एविडेंस चाहिए उसे जो इवेंट हुआ कब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में। और उनको ना वो इवेंट जो है ना, वो इवेंट, उनमें एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर की जरूरत है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो उसे एडजस्ट करो या फिर आप उसे डिस्क्लोजर दो। अगर ऐसी जरूरत है, उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। सर बात समझ में आ गई? अब ये लाइन आप लोग पढ़ लीजिए खुद ब खुद, इतने के अलावा आपको बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लाइन है। ऑडिटर शैल ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence that all event occurring between the date of financial statement and date of audit report that require adjustment or disclosure in the financial statement। क्या आप लोगों को इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरा, ये तो करेगा,
अब क्या करेगा, ऑडिटर शेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। अरे भाई ये अंडरस्टैंडिंग, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आज तक हम यही तो करते आए हैं पिछले 5 चैप्टर से। ऑडिटर शेल ऑब्टेन, ऑडिटर क्या करेगा, 3-4 बातें हम आपको बताते हैं। पहला तो अंडरस्टैंडिंग लेगा, किस चीज का, एनी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड। क्यों मैनेजमेंट का प्रोसीजर क्या हो सकता है, वो ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुए हों। देखो भाई सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करना ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं, मैनेजमेंट के बाद प्रोसीजर होना चाहिए मैनेजमेंट के पास कि नहीं। हाँ, वो प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर लगाए हैं उन सारे प्रोसीजर्स को ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा, ठीक है, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या करेगा, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा, मिनट्स रीड करेगा। सर आपको मिनट्स के बारे में पता है, मिनट्स में क्या होता है आपको पता है, कई बार आ गया ये, कई बार आ गया। इवन जब आप 501 पढ़ रहे थे लिटिगेशन एंड क्लेम, वहां पे भी हमने आपको बताया। तो मिनट्स को रीड करेगा, मीटिंग की जो मिनट है ऑफ द एंटिटीज ओनर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात क्लियर, यस सर। और इसके बाद क्या करेगा, एंटिटी का लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा अगर उसने कोई बनाया है तो, और ये इतना काम आपको करना होगा। सर अब आपके दिमाग में आना क्या चाहिए, हाँ अब आपके दिमाग में आना क्या चाहिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, हम पढ़ रहे हैं 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। हमें मीनिंग तो याद रखना ही रखना पड़ेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब होता है द इवेंट which is occurring between the date of financial statement and date of auditor's report and fact become known to the auditor after the date of audit report is known as क्या बोलेंगे उसे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ओके, प्रोसीजर क्या लगाएंगे हम ऐसे में भाई जो भी हम जो प्रोसीजर लगाएंगे वो क्या है, सबसे पहले हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढेंगे, किन के लिए, उन इवेंट के लिए जिनके लिए एडजस्टमेंट जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और या फिर क्या करना होगा, उन्हें डिस्क्लोज करना जरूरी है, उनके लिए हमारे पास सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। फिर एडिटर दो चार काम कर लेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा मैनेजमेंट प्रोसीजर्स का, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी कर लेगा, मिनट्स को रीड कर लेगा, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो पढ़ेगा, रीड करेगा, इससे उसको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने है कि अगर वो फैक्ट जो है ना, अभी तक फैक्ट कब पता चला था, अभी तक फैक्ट कब पता चला था, फैक्ट यहां पर है, फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाँ सर, बात तो यहां भी था वहां भी यही था, बट यहां सीन है कि बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड। अब बच्चों होता क्या है, सॉरी बच्चों बोल देते हैं प्यार दुलार में, सूट नहीं करता अभी हमारे आपके बीच में, ठीक है दोस्तों मेरी बात सुनो। होता यह है कि भाई बैलेंस शीट डेट हो गई, हाँ बैलेंस शीट डेट के बाद में ऑडिटर ने चेक किया, ऑडिट रिपोर्ट लगाया, ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट हो गई, हाँ ऑडिटर रिपोर्ट के बाद ऑडिट करता क्या है, ऑडिटर करता क्या है, उससे कम्युनिकेट करता है ना, दे देता है, हाँ सर, उसे देने के बाद मैनेजमेंट क्या करती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू कर देती है। भाई बिना रिपोर्ट लगाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं होगा ना पब्लिक को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किया जाता है। अब सवाल यह है कि बैलेंस शीट बन गई यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गया, ठीक है, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, हाँ सर दे दिया। फैक्ट कब पता चला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गया, ऑडिट रिपोर्ट भी लग गया, उसके बाद फैक्ट पता चलता है ऑडिटर को। लेकिन फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले पता चल गया, एक कंडीशन, और दूसरा अभी क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद। एक बार ये पूरा टॉपिक होने दो, मैं आपको एकदम फ्लो में बता दूंगा, ठीक है। देखो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुआ, मतलब अभी एंटिटी के कंट्रोल में है, एंटिटी इशू कर देगी तो पब्लिक को पता चल जाएगा, अभी तो पब्लिक के तक नहीं गया है ना, अभी तो एंटिटी तक रह गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो भाई एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है
कि ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखो, एक तो ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दिया, अब ऑडिटर की कोई अपनी ऑब्लिगेशन रह नहीं जाती। हाउएवर, ये जितना मैंने लिखा है ना दोस्तों, एज इट इज इतना ही आप चिपका के एग्जाम में आओगे, इतना 2-3 बार जब पढ़ोगे ना। इसके अलावा अगर आपने लैंग्वेज इधर उधर काम चलाऊ लगाया ना, तो मार्क्स भी काम चलाऊ मिलेंगे। मैंने अपने नोट्स में उतनी ही बात लिखी है जितना आपको याद करना चाहिए, जितना आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। बार बार रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन टाइम लेता है, और आप पूरी बुक को नहीं कर सकते। 200 पेज की रिवीजन बुक को नहीं कर सकते हो, 250 पेज वाले रिवीजन मॉड्यूल से नहीं कर सकते हो। इवन आपकी बुक में तो 2 मॉड्यूल है, 400-500 पेज होंगे। रिवीजन के लिए आपके पास बहुत सारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 200 पेज, 150 पेज, 250 पेज का होगा। नहीं कर पाओगे। एक बार कर लोगे ना, क्या आप 3 बार कर पाओगे? क्या? अपने दिल पे हाथ रखो, आपके पास टाइम है क्या? अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको चाहिए 60-70-80 पेज में, जो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दे। और इसीलिए इसीलिए मैंने आपको एग्जाम डे में हेल्प करने के लिए इन नोट्स में न जाने कितना टाइम लगाया है। आपको क्या लगता है जिस फ्लो में, ये जिस सीक्वेंस में लिखा है, इसी सीक्वेंस में सब जगह मिलता है? नहीं, आपको मॉड्यूल में ये सीक्वेंस चेंज मिलेगा। हम क्या करते हैं, जैसे आप सोचो, मैंने आइडिया लगाया, क्या तरीका अपना समझो। आप जब भी चैप्टर पढ़ोगे, आप अपने माइंड से सोचोगे। बच्चों, ऐसे जैसे मैं सोच रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैं प्रियांशु हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं आंख बंद करके सोचूंगा, SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। इसमें हमें मीनिंग तो पता होनी चाहिए, मीनिंग को हर क्वेश्चन में चिपकाना है। वेरी गुड। तो मीनिंग क्या है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट फैक्ट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, इज नोन एज सब्सिक्वेंट इवेंट। फिर हमने कहा कि सर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे, तो हमने 2-3 सवाल पढ़ने हैं। पहला सवाल ये है कि जो इवेंट मिले हैं ना, कब मिले हैं? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में, उनके लिए हमें कैसे कैसे देखना है, कैसे समझना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग लेना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिखना है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है, मिनट्स बुक को रीड करना है, एंटिटी के लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना है। लेकिन 2 सवाल और आते हैं। मान लेते हैं जो फैक्ट हमें पता चला, वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो पता चला, लेकिन समस्या 2 है। एक, मान लेते हैं हमें पता तो चल गया, लेकिन अभी ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अभी इशू नहीं किया है। किसने? एंटिटी ने। एंटिटी तो बाद में इशू करेगी ना, हमने रिपोर्ट लगा के दे दिया, अब एंटिटी इशू करेगी पब्लिक को। दूसरा, अब एंटिटी ने पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया। अब मुझे बताओ, अब क्या किया जाए? समस्या दोनों में है ना। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा? हमारे हाथ में क्या है, हम कैसा क्या बात बोलेंगे, एज एन ऑडिटर हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? ये 2 सवाल हमारे मन में आएगा। तो जब हम पढ़े रहेंगे तो अब मेरा पिक्चर क्लियर है। सबसे पहले एक बात तो कंफर्म है कि जैसे हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, प्रियांशु की जिम्मेदारी खत्म। प्रियांशु अगर ऑडिटर है, प्रियांशु, अंजलि और सलोनी, कृतिका, है ना, आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म। ठीक है। अब क्या होगा, यानी लिखा है ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाउएवर, अब देखो, मेन लाइन तो यहां से शुरू होती है। पहली लाइन आप सेम टू सेम लिखोगे, व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुआ है, और फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर। अगर इश्यू हो गया होता तो मसला गंभीर होता कि अब कंट्रोल में तो एंटिटी के भी नहीं, उसने भी पब्लिक को दे दिया है। अभी लेकिन वो पब्लिक को नहीं दिया, मतलब कुछ चांस है सही करने के। हैड इट नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, अब सवाल सुनना, बहुत फील करना मेरी बात को। मान लेते हैं प्रियांशु, हम सब ऑडिटर हैं, प्रियांशु, हम, सलोनी, कृतिका, सब लोग गए हैं ऑडिट करने। हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिट रिपोर्ट लगा दिया, मैनेजमेंट को दे दिया, मैनेजमेंट ने अभी इशू नहीं किया। अब हम लोगों को लगता है कि यार कुछ ऐसी घटना हो गई, इवेंट मिल गया, सर्कमस्टांसेस पता चले,
हमें लगता है कि अगर हमारे ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे पता चल गया होता ना, जब हमने ऑडिट रिपोर्ट लगाया तभी ये बात पता चल गई होती ना, तो मैं तो अपना ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर देता। मतलब अपनी फीलिंग है कि यार मुझे पता चलता ना तो मैं ये ना करता, मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करके देता, चेंज कर देता। ये कब हो सकता है? मे बी ऐसा इवेंट हो जो सच में ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करने की जरूरत होती। ये तो ऑडिटर समझेगा ना। अगर मैटर कुछ ऐसा था कि हमें उस डेट पे पता चलता तो मैं चेंज कर देता, मैं ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर देता, ऑडिट रिपोर्ट मे हैव कॉज टू द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर को रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ता अगर पता चल गया होता ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना है सर? 3 काम करने हैं। पहला तो उसे मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस से बात करनी है, उसे कम्युनिकेट करना है, उसे डिस्कस करना है कि यार देखो भाई, मैंने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिट कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, मुझे कुछ बातें अब पता चली हैं, और अगर मुझे उस डेट पे पता चली होती तो अपना ऑडिट रिपोर्ट ये तो ना देता। ठीक है, अगर ऐसा है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये चेक करेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है क्या। मैं मैनेजमेंट को बताऊंगा, टीसीडब्ल्यूजी को बताऊंगा, और साथ साथ ये डिटरमाइन करूंगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने की जरूरत है क्या पब्लिक मिसलीड तो ना हो जाए। हाँ ठीक है, अगर जरूरत है तो अब इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, इंक्वायरी करेंगे हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट कैसे, अब क्या चाहती है मैनेजमेंट का इरादा क्या है? बता तेरे इरादे क्या हैं, क्या करेगा तू, कैसे एड्रेस करेगा इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या? अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर देता है, इफ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल extend the audit procedure referred to the date of auditor's report and provide a new audit report on amended financial statement। क्लियर है बात भाई? वो अमेंड करेगा तो अमेंड करने के बाद मुझे अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर दे दूंगा, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करता है तो। अब दूसरा सवाल, मैनेजमेंट कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं अमेंड करने वाला, बट मैनेजमेंट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन ऑडिटर का ये बिलीव है, हम सबका ये बिलीफ है। क्या? इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑडिटर बिलीव्स दे नीड टू बी अमेंड, उनको अमेंड करना चाहिए, ये नालायकी नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं, करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट हमारी जिम्मेदारी पूरी पब्लिक की है, पूरी, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है उसे करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में 2 बातें अब आपके दिमाग में आएगी। पहला, इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज नॉट येट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, अगर ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट ही एंटिटी को नहीं दिया तो भैया अपने हाथ में है ना, अरे मेरा रिपोर्ट मेरे हाथ में, क्या करो? मॉडिफाई कर दो एज पर एस 705। सर मॉडिफिकेशन क्या होता है? चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। एक कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए और इंतजार कर लो ना, चॉकलेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो 705 में हम लोग ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे, लेकिन कब? अरे भाई मैंने ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को दिया नहीं तो मेरे कंट्रोल में है, मेरे हाथ में, मैं तो मॉडिफिकेशन करूंगा। लो लो क्या करोगे? जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, लो 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 क्या करोगे, वैसे ही कर देंगे। लेकिन दूसरा, अगर ऑडिटर्स का रिपोर्ट, हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी हैज बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, एंटिटी को पहले ही दे दिया है, अब क्या करेंगे? भाई मैनेजमेंट को नोटिफाई करेंगे और टीसीडब्ल्यूजी को नोटिफाई करेंगे कि सुनो, अभी ना मैंने आपको दे दिया ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को मत देना। थर्ड पार्टी मतलब फर्स्ट पार्टी तो हम ही थे, सेकंड पार्टी मैनेजमेंट थी, थर्ड पार्टी मतलब पब्लिक को, बैंक को, कहीं भी। अब आप थर्ड पार्टी को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू मत करना, ये मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को बोल दो, ऑर्डर दे दो, नोटिफाई कर दो कि सुनो, बिना अमेंडमेंट किए, बिना नेसेसरी अमेंडमेंट के इसे ना
किसी को भी आप इशू अब नहीं करोगे। बोलो सिंपल लगा? सिंपल लगा? अभी तक तो आप लोगों को सिंपल लगना चाहिए। हमने कुछ किया नहीं, मीनिंग समझा, फिर ये समझा कि अगर इवेंट के लेकर के हम कैसे कैसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाएंगे, फिर हमने कहा हमें फैक्ट पता चल गया आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुआ है, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैंने ऑडिट रिपोर्ट कर दिया है, मैंने रिपोर्ट लगा दिया। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर ये बात मुझे पहले पता चल गई होती, ये बात मुझे ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे पता चल गई होती, तो भाई अगर पता चल गई होती ना, तो मैं क्या करता, मुझे पता चल गई होती, और ये मुझे लगता है कि अगर तब पता चलता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तब मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर देता। तो ऐसी सिचुएशन में हम मैनेजमेंट से बातचीत कर लेंगे और ये देखेंगे क्या अमेंडमेंट की जरूरत है क्या, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, भैया अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे? मैनेजमेंट ने कहा मैं अमेंड करूंगा, हमने कहा अमेंड करोगे, ठीक है, मैं प्रोसीजर लगा के आपके अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वापस से नया ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास दो ऑप्शन, देखूंगा कि मेरा ऑडिट रिपोर्ट क्या फाइनेंस मैनेजमेंट के पास है, अगर उसके पास है तो अलग मैटर, मेरे पास है तो काम खत्म, अमेंड कर दूंगा एज पर एस 705, मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन को, लेकिन अमेंड नहीं करूंगा, मॉडिफाई सॉरी। और लेकिन अगर मैंने ऑलरेडी उसको दे रखा है, अब मेरे हाथ में तो नहीं है, उसके पास जा चुका है, तुरंत तुरंत नोटिफाई कर दो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू को, बोलो सुनो नालायकों, अभी थर्ड पार्टी को इश्यू मत करना, पहले अमेंड करो तब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इश्यूड। लो भाई लो, अब हमारे हाथ में तो ये भी नहीं बचा, हमने ऑडिट रिपोर्ट लगाया, हमने मैनेजमेंट को दिया, मैनेजमेंट ने इशू कर दिया, अब ये पब्लिक के पास है, सबकी नजरों में है, सबने पढ़ लिया, सबने समझ लिया, ठीक है, अब सबने समझ लिया एंड फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और हमें लगता है कि भाई अमेंड करने की जरूरत है, हमें लगता है अमेंड करने की जरूरत है, पर मेरे हाथ में है ही नहीं, अब और मैनेजमेंट के हाथ में भी नहीं, उसने भी इशू कर दिया। आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इश्यूड, ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर रिगार्डिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यहां तक देखो तो भाई नो ऑब्लिगेशन का दोनों में सेम पॉइंट है। हाँ, हाउएवर वहां भी था, फिर भी क्या कर सकते हैं, तो वहां पे हमने दो चार पॉइंट लिखे थे, सेम टू सेम वैसे वैसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा कंपेयर करके। अच्छा, आप लोगों ने मेरी एक चालाकी देखी क्या, मैंने ना सिमिलर लगने वाले टॉपिक को बिल्कुल कंपेयर करके सामने सामने रखा। देखो, पॉइंट 1 के सामने पॉइंट 1, पॉइंट 2 के सामने पॉइंट 2, ऑडिटर शैल के सामने ऑडिटर शैल, ए बी सी के सामने ए बी सी, फिर दो डिसीजन मिलते हैं, डिसीजन के सामने डिसीजन, दो इधर वाले में दो इधर वाले में। आपको कुछ रियलाइज हो रहा है कि ये बनाने के लिए कितना सोचना पड़ा होगा, और अगर आप इसका इफेक्टिव यूज नहीं करोगे तो मेरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा पर्पज ही नहीं पूरा होगा। अब सुनो मेरी बात, ऑब्लिगेशन तो नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ रिपोर्ट लगा दिया, ऑडिट कर दिया, अब मैं क्यों जिम्मेदार बनूं? हाँ, बट when after financial statement have been issued, a fact become known to the auditor that it been known to the auditor at the date of audit report। अगर मुझे ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे पता चल गया होता तो मैं भाई अपना ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर देता। अभी तक क्या दोनों में कोई चेंज? नो सर, एक पॉइंट दो पॉइंट सेम टू सेम है। अब आगे ऑडिटर शैल वाले पॉइंट से हमें ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और एक वर्ड फिजूल का नहीं है मटेरियल में, और एक वर्ड कम नहीं है, उतना ही है जितना आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, उतना ही आपको करना है। और जहां नहीं है मैं अपना मॉड्यूल आपको दिखाऊंगा। चलो, ऑडिटर शैल, सेम काम, किससे बातचीत करोगे? अरे मैनेजमेंट से बतियाओ ना, चिट चैट करो ना, मैनेजमेंट से डिस्कस करो, टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करो, डिटरमाइन करो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू अमेंड, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, एंड इफ सो, अगर ऐसा है तो इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम पॉइंट, और ये सर एक ही दो क्वेश्चन अलग अलग, दो केस एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, और ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इनमें सेम टू सेम पॉइंट आपको लिखने हैं, बस फर्क यहां पर है। क्या फर्क है दोस्त?
अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देता है, इफ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑडिटर क्या करेगा? कैरी आउट नेसेसरी प्रोसीजर इन सर्कमस्टांसेस ऑन द अमेंडेड एंड रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने क्या स्टेप लिया उसको रिव्यू करेगा, नेसेसरी प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और इंश्योर करेगा दैट एनी वन इन रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियसली इश्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन्फॉर्म द सिचुएशन। अब बहुत सिंपल तरीके से सोचो, हम आप ऑडिटर थे, हमने रिपोर्ट लगाया, मैनेजमेंट को दिया, मैनेजमेंट ने इश्यू कर दिया, और ऐसा लग रहा है कुछ बातें पता चली कि अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे पता चलता तो अमेंड करना पड़ता, मैं अमेंड कर देता अपना ऑडिट रिपोर्ट। तो मैं मैनेजमेंट से बात किया, मैंने उनसे कहा कि भाई इससे क्या करोगे, कैसे एड्रेस करोगे। फिर ऐसी सिचुएशन में अगर मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया तो मैं क्या देखता हूं, हम आप क्या देखेंगे कि भाई अगर उसने अमेंड कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैरी आउट नेसेसरी प्रोसीजर इन सर्कमस्टांसेस ऑन द अमेंडेड एंड रिव्यू ऑफ द स्टेप टेकन। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात छोड़ो, वो जो स्टेप टेक लेगा, अब तो वो इश्यू कर चुका ना, तो वो आगे क्या करेगा, कैसे एड्रेस करेगा, कैसे बताएगा, उसको हम देखेंगे। साथ साथ ये इंश्योर करेंगे कि जितने लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला, कितने लोगों को, भाई पब्लिक को इश्यू किया, गवर्नमेंट को दिया, जहां जहां गया होगा, उनको ना अब हकीकत से वाकिफ कराना है कि देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन मेरी तरफ से ये बात और जान लो, ये बात और जान लो। इस सिचुएशन से उन्हें वाकिफ कराना है, बताना है, ताकि वो अपने डिसीजन में ना कोई कमी ना करें, जो डिसीजन लेना चाहिए वो उसके हिसाब से ले सकें। उन्हें बताओगे ना हालात, मेरे हालात क्या है, ठीक है। चलो, इफ मैनेजमेंट डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप, मैनेजमेंट अगर नेसेसरी स्टेप लेता ही नहीं है, कहता है भैया हो गया यार, परेशान मत करो, मैंने दे दिया ना, आप छोड़ो, हटाओ, जो हो गया हो गया, ऑडिटर विल सीक टू प्रिवेंट द फ्यूचर रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर ये कहेगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट हमने दिया आज के हालात में ठीक है, इस पे भरोसा मत करो, इस पे भरोसा मत करो, क्योंकि अगर वो ना नेसेसरी स्टेप ले लेता तो मैं ना बोलता, अगर उसने लिया है तो मुझे ये बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब मुझे जरा बताओ, क्या साफ साफ बताओ, क्या 560 का माइंड मैप बिल्कुल एकदम आगे मैप रेडी है आपकी आंखों के सामने? सर मीनिंग पढ़ेंगे, सर इवेंट को लेकर के क्या प्रोसीजर अपनाएंगे वो पढ़ेंगे, 2 पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड में 2-3 काम करेंगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैक्ट हमें पता चला ऑडिट रिपोर्ट के बाद, क्या करेंगे? लेकिन दूसरा फैक्ट हमें पता चला ऑडिट रिपोर्ट के बाद, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करने के पहले एक, इश्यू करने के बाद दो, दोनों सिचुएशन में क्या क्या करेंगे? क्या सबको सब कुछ समझ में आया? अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ कैसा लगा 560? क्या ये टफ लगा? क्या क्वेश्चन कहां से बनेगा? भाई मीनिंग ये याद रखनी पड़ेगी। सर ये 2 सिचुएशन है जहां पर केस बना के पूछ सकता है कि ये हालात थे, ऐसे ऐसे हालात है, आपको 7 समंदर पार करके आपको एग्जाम लिखना है ठीक है, ये 2 हालात है, इन हालातों में आप क्या करोगे वही आपको बताना है, तीसरा कोई क्वेश्चन है नहीं। और या तो कुछ बचा कुचा है तो ये पूछ लेगा कि ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू द इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इनके बीच में इवेंट है, उनके लिए क्या करोगे आप? 3 क्वेश्चन के अलावा क्या चौथा आएगा क्या? चौथा तो नहीं आएगा। चलो दोस्त आगे बढ़े। ओहो हो, अब आ गया हमारा ऐसे 570। कितनी देर पढ़ चुके हैं हम लोग? 46 मिनट। मैं जानता हूँ टाइम लगा दिया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, लगने दो टाइम, टाइम अपना ही है, अपने पढ़ने के लिए लगा रहे हैं। चलो 570 का नाम है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, अब आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आपको 3 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। पहला, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। दूसरा, सर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, एक तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन सेकंड हमारा होगा कि हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर इफ इवेंट या कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। ये 3 सवाल हमें पढ़ने हैं। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताओ ना। अब मुझे बताओ गोइंग कंसर्न,
गोइंग कंसर्न SA 570, क्या आपको याद रहेगा? सर जल्दी जल्दी अगर आप लोग मुझे 2 मिनट के लिए जवाब दो, तो SA 200 में क्या आता है? शॉर्टकट में बताओ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट ऐसे है। सर 200 हमने किया था, 210 अभी करना है, 210 करना है, उसका नाम भी नहीं लूंगा मैं, ठीक है। सर 300 में क्या आया था, क्या आपको याद है? वो बात आपको ऐसे ऐसे सोचना पड़ेगा। सर 300 में क्या आएगा जरा बताओ, क्या प्लानिंग वाला कुछ था क्या? 320 में क्या आएगा? 320 में क्या आएगा? हमने 320 भी किया है ना। सर 500 में क्या आएगा? इन सब के नाम आप ऐसे सोचो, 500, 501, अच्छा 520, 530, 530 तक किया ना। 560, ये देखो हमने किया 560। सर 570 अब पढ़ेंगे, 580 इसके बाद पढ़ेंगे, और हमने 610 भी किया था, 610 भी किया था, ठीक है। चलो इतने एसेस के नाम आपको जुबान पे होने चाहिए, है ना, इतने होने चाहिए। 230 भी पढ़ा, ऑडिट एविडेंस, नहीं नहीं 230 कौन सा है बताओ जरा, ऑडिट ऐसे 230 बताओ, नाम बताओ ऐसे 230 क्या है, जल्दी से देखते हैं कौन जल्दी जवाब देगा। ऐसे 230 के बारे में बताना है आप लोगों को। चलो अब मुझे जरा बताओ, आप लोग 570 पढ़े तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर? सर गोइंग कंसर्न आपको पता है, बिजनेस जैसा है, हम ये एज्यूम करेंगे बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। भाई आज आपके बिजनेस में कुछ लफड़ा हो जाए तो आने वाले टाइम में बिजनेस चलता रहेगा कि नहीं, इस पे डाउट है ना। मान लेते हैं कि प्रियांशु का अपना बिजनेस है, प्रियांशु का बिजनेस है, ठीक है, इंडिया में, और रामकली ऑस्ट्रेलिया से है। रामकली ने कहा कि अब आप यहां चले आओ, इन्होंने कहा इंडिया वापस आ जाओ, उन्होंने कहा नहीं मैं तो यूएसए में ही रहूंगी, ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया में रहूंगी। अब प्रियांशु ने क्या किया, अब प्रियांशु के आगे कुछ दिख नहीं रहा है रामकली के अलावा, छोड़ा इन्होंने इंडिया, बिजनेस को छोड़ छाड़ के भाग लिया, भाग लिया यहाँ पे, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा ना। बात कंपनी की नहीं हो रही, बिजनेस तो कोई भी होगा ना। अब उसका मालिक खुद ही भाग गया, किस लिए? रामकली के लिए, तो भाई बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपके बिजनेस में इतना ज्यादा बड़ा लॉस हो गया, आग लग गई, इतना भयानक आग लगी, सारा कुछ बर्बाद हो गया। क्या ये इवेंट आने वाले टाइम में आपके बिजनेस पर इफेक्ट डालेगा? वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उसकी गोइंग कंसर्न पे सवाल है कि नहीं। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोस, मतलब कंटिन्यूअसली निगेटिव कैश फ्लो है, कैश जनरेट ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि ये गोइंग कंसर्न पर इफेक्ट डालेगा? कोई लॉ या कोई ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट की साइड से, आपके बिजनेस की एक्टिविटी पर बैन लग गया, क्या आपको नहीं लगता कि गोइंग कंसर्न बंद अप्रोच यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा? बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा सवाल तो बनता है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब, देखो भाई आप ऑडिटर हो, आप जो ऑडिट रिपोर्ट लगाते हो ना, वो ये बात पे लगाते हो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आप ऑडिट रिपोर्ट देते हो, ऐसे में आप सब कुछ सही सही बता देते हो, पब्लिक समझ जाती है। लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है ये तो आपको नहीं पता, ये लोग कैसे जाने फ्यूचर में क्या क्या इंप्लीकेशन आ सकते हैं, इस पे कैसे जानेंगे। तो 570 का मतलब गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस आज जैसे है फ्यूचर में भी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बातें कौन एश्योर करेगा? आप करोगे ना, अंजलि मंडलिया आप करोगी ना, प्रियांशु आप करोगे ना। होबू सीए, यार अपना नाम बता दो, ये होबू बोलने में बड़ा अजीब लगता है मुझे, ठीक है। मैं आपका अगर नाम नहीं बताओगे तो मैं नाम रख दूंगा, ठीक है। चलो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट को ना एसेस करना पड़ेगा कि एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, क्या एंटिटी की एबिलिटी है
एंटिटी में ये क्षमता है कि वो कंटिन्यू कर सके एज गोइंग कंसर्न। मतलब क्या क्या देखती होगी भाई? देखती होगी उसका कैश फ्लो, उसके प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी बहुत सारी चीजें देखती होगी, है ना? तो वो असेस करेगा मैनेजमेंट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वो खुद असेस करेगा, अपनी औकात को जानेगा। ठीक, मैनेजमेंट को अपनी औकात खुद को जानना जरूरी। हमें, आपको, हम सबको अपनी असली जमीन पे रहकर जानना जरूरी है। हवा में नहीं उड़ना कि बोथ ग्रुप मतलब अब की रैंक ले आएंगे। हमें जानना जरूरी है कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, हमारे पास टाइम कितना बचा, हमने काम कितना किया, हमें कितना बाकी है, और अगर हमारे सिलेबस में कितना कवर हुआ, कितना कवर नहीं हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और अगर नहीं है तो आज के बाद भी आपके पास 90 डेज है। 90 डेज में आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। आप भूल जाइए कि रामकली उदास है, आप भूल जाइए कि किसी को आपका इंतजार है, आप भूल जाइए कि आपको 1000 वीडियोस देखने, नहीं भाई नहीं। आपको अपने सिलेबस को, अपना गोल को, अपनी सारी चीजों को लिमिटेड रखते हुए मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। यही एकमात्र फॉर्मूला है सीए के इंटरमीडिएट के इस एग्जाम को पास करने का। रिपीट रिपीट एंड रिपीट, गिव मोर मॉक टेस्ट पेपर्स, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट दो, क्वेश्चन आंसर राइट आप लिखते हो तो आपको लगता है मैंने ना टॉपिक लिखे, नहीं नहीं नहीं, बहुत लोग गलती करते हैं, नहीं करना ये। आपको प्रॉपरली टेस्ट देना है लिख करके। चाहे आप पूरे मॉड्यूल का पूरा एक एक सैंपल उठाओ, पूरे सिलेबस का टेस्ट दो, और चाहे एक एक चैप्टर का दो, पर देते रहो देते रहो देते रहो, और कमरे में आप अपने आप को कैद कर लो। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मौसी बीमार है, नानी बीमार है, नाना बीमार है, चाची की लड़की की शादी है, उनकी तो शादी हो जाएगी, आपकी तो होगी भी नहीं क्योंकि आपका एग्जाम ही नहीं निकला। तो सवाल ये है ना कि आप किसी की शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो, और अगर आप अपने आप को ये 3 महीने नहीं रोक पाते हो, ट्रस्ट में आपके माइंड पर, आपके बॉडी पर, आपकी एक्टिविटी पर, आपके हर चीजों पर आपका अपना कंट्रोल नहीं है, तो आने वाले टाइम में आपको कोई और कंट्रोल करेगा। फिर आपको आजीवन, पूरी लाइफ टाइम आपको कोई और कंट्रोल करेगा। आप जहां जॉब करोगे आपका बॉस करेगा, आप छोटी मोटी नौकरी में करेगा। अगर आपको अपने पर अगले 3 महीने कंट्रोल नहीं है कि भाई मुझे अपना टेबल, अपनी चेयर, यही मेरा घर, यही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है, तब ये बोथ ग्रुप पॉसिबल है। मैं ये बात बताना चाहता हूं। आज मैं आपको डिटेल्ड प्लान लेके शाम को आऊंगा। जिन लोगों को लगता है मुझसे कनेक्ट होना चाहिए, मेरे स्ट्रेटजी पर, मेरे पर डे के टास्क पे बिलीफ है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और उन्हें अगले 10 दिन में ये रिजल्ट आएगा कि सर मैंने अगले 10 दिन में उतना कुछ पढ़ लिया जो लास्ट के हमने 1 महीने में पढ़ाई नहीं की। ट्रस्ट में आपका पर्सनल मैसेज, आप मजबूर हो जाओगे मुझे करने के लिए, पर ये मजबूरी आपकी तब होगी जब आप वो 10 दिन एटलीस्ट स्टार्टिंग के शुरुआत करके देखो। ठीक है, तो मैं बताऊं कि 570 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी औकात जानना, हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी औकात जानना। ठीक है, तो असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न एबिलिटी को चेक करेगा। हाँ, दूसरा पॉइंट, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनना चाहिए। अगर नहीं बना है तो फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फैक्ट उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए, करना पड़ेगा। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो? अभी तक कोई दिक्कत नहीं? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो बातें, पहला असेस करेगा, अपनी औकात जानेगा, दूसरा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड एज गोइंग कंसर्न बेसिस देन फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सवाल आ सकता है ऐसे, ये बहुत जरूरी सवाल है। सर ऑडिटर को 3 बातें ध्यान रखना है। क्या? पहले तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट ने ये जो गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंटिंग की है, ये अप्रोप्रिएट था कि नहीं था? ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो अप्रोप्रिएटनेस को, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढेगा। बोलो बोलो, ठीक है, कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अप्रोच से अकाउंटिंग किया है, जो यूज किया है, वो
वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती का बना रखा है। सेकेंड, कंसीडर वेदर देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, ऐसे सरकमस्टांस जो कभी भी ऐसी घटना हो सके, मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू गोइंग कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बेसिस पर, गोइंग कंसर्न मतलब फिर बोल रहा हूं बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ऐसी अनसर्टेनिटी जिससे कंपनी आने वाले टाइम में कंपनी का गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो, कंपनी आगे बंद हो जाए, चल ना पाए, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाए। बात समझ में आई? डिस्ट्रक्शन, कंप्लीटली बंद हो जाए, लिटिगेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप वो मटेरियल अनसर्टेनिटी को कंसीडर करो है क्या कोई, और उसी हिसाब से अब आपको अपना जो रिकॉर्ड जो रिपोर्ट देना है ना, वो एसए के हिसाब से देना है, इन अकॉर्डेंस विद एसए। यहां पर एसए कौन सा है? एसए 570। बात समझ में आ गई? यस सर। ये हो गया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के समझ गया, मैनेजमेंट अपनी औकात देखेगा, और साथ साथ अगर वो गोइंग कंसर्न अप्रोच फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना है तो फैक्ट को डिस्क्लोज करेगा। हम एज ए मैनेजमेंट क्या करेंगे? हम एज ए मैनेजमेंट क्या करेंगे? हमारा काम होगा कि एविडेंस ढूंढेंगे कि उसने जो गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंटिंग की है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। दूसरा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो गोइंग कंसर्न अप्रोच यूज करना। और दूसरा, कंसीडर करेंगे कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है अबाउट द एंटिटीज कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, और रिपोर्ट करेंगे एज पर एसेस। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। आयुष कह रहे हैं फोर्सेबल फ्यूचर तक चलती रहेगी। हाँ श्योर, बात वही हो गई। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। अब क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, आपको हमने यहां पर बहुत सिंपल सा बना के दिया है। आप देख रहे हो, इस फ्लो में आपको बना के दिया है कि अगर आप ध्यान से इसे देखते जाओगे तो सब कुछ वन टू वर्ड वन आपको जवाब मिलता जाएगा। देखो, व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आपके दिमाग में आता होगा। एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं लाइन टू लाइन क्यों पढ़ाता हूं, पता है? आपके एग्जाम में ना हवा हवाई बातें लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मैं एक्सप्लेन भी करूं और एक एक लाइन पढ़ के दिखाऊंगा ना, तो आपको फ्लो बन जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे इस नोट से। और साथ साथ मॉड्यूल में दिखाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपका टेस्ट ले लूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपका जब मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सुपर कॉन्फिडेंट। तो इस तरीके से जब प्रोसेस होता है ना, वो धीरे 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 बिल्ड करेगा आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस तो मांगता है, और ऑडिट है तो जरूर, अदरवाइज आपकी लास्ट के 10 दिन वापस से आप परेशान हो जाओगे। वो परेशानी में इस बार आप ना आओ, अभी टाइम है। तो व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय एसए 315। अब मुझे बताओ, क्या आपको 315 याद है? क्या मैंने पढ़ाया था? 315 में हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की, है ना? ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर इवेंट और कंडीशंस एग्जिस्ट may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। क्या सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहा है? आपको संदेह हो रहा है, डाउट है कि एंटिटी आगे फ्यूचर में चलती रहेगी कि नहीं? अगर आपके मन में ये डाउट है, सिग्निफिकेंट डाउट है, तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा मैनेजमेंट्स प्रिलिमिनरी असेसमेंट एज एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। एंटिटी की पहले जो एंटिटी कैसे असेस करती है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या है एंटिटी का, वो देखती है कि भैया कैसे असेस करती है कि एंटिटी आगे भी गोइंग कंसर्न अप्रोच से आगे काम करती रहेगी, कंपनी फ्यूचर में भी चलती रहेगी। कैसे मैनेजमेंट क्या असेस करती है? और दो बातें हैं। पहला, इफ सच असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म, एंटिटी को क्या चाहिए? प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर लेना चाहिए, पहले से सब कुछ देख लेना चाहिए कि क्या एंटिटी आगे भी चलती रहेगी कि नहीं। उसका असेसमेंट, उसकी एबिलिटी चेक करेगी। और अगर वो असेसमेंट परफॉर्म करती है, और दूसरा मे बी वो असेसमेंट परफॉर्म ना करे।
अगर वो असेसमेंट परफॉर्म करती है, कौन? एंटिटी खुद, तो ऑडिटर शैल डिस्कस द असेसमेंट विद मैनेजमेंट एंड डिटरमाइन whether management identified event or conditions that individually or collectively may cast the significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। मतलब डिस्कस करेगा किससे? सर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से, और ये देखेगा कि मैनेजमेंट क्या कोई ऐसा इवेंट या कंडीशंस आइडेंटिफाई किया है क्या जो इंडिविजुअली या एग्रीगेट सब मिला जुला करके एक डाउट क्रिएट करता है, मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट कि एंटिटी आगे भविष्य में नहीं चल पाएगी या वो एबिलिटी नहीं है उसमें कंटिन्यू करने की। बात समझ में आई? क्या करेंगे हम? मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इवेंट या कंडीशंस कि मैनेजमेंट ने कौन से इवेंट कंडीशंस आइडेंटिफाई किया है, क्या वो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली डाउट सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करता है उसकी एबिलिटी को लेकर के कि भाई वो फ्यूचर में चलेगा कि नहीं, ये बात आप कर लोगे। दूसरा, अगर असेसमेंट हुआ ही नहीं, एंटिटी ने असेसमेंट किया ही नहीं, तो ऑडिटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से द बेसिस फॉर इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस, कि आपने असेस नहीं किया, आपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं किया, ठीक है, तो अब वो किस बेसिस पर गोइंग कंसर्न के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, गोइंग कंसर्न अप्रोच लगा रही है, बेसिस क्या है आपका? आपने तो असेसमेंट किया नहीं, वो उससे डिस्कस करेगा और साथ साथ मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा। क्या इंक्वायरी करेगा? कि क्या यहां पर मैंने डैश 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 करके दिया, मतलब ये सेम लाइन आपको रिपीट करनी है। क्या इंक्वायरी करेगा? कि क्या आपने कोई इवेंट या फिर कोई कंडीशंस आइडेंटिफाई किया हो जो सिग्निफिकेंट डाउट करता है, कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। क्या ऐसा है क्या? क्या ऐसा है क्या? और ऐसा करने के बाद ऑडिटर को खुद को अलर्ट भी रहना है। माना कि एंटिटी ने अपना प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर लिया, लेकिन ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट, पूरे ऑडिट के दौरान उसे अलर्ट रहना है। क्यों? क्या सर? अब देखो, इतना आप कर लोगे, यहीं से मैं आगे क्वेश्चन पे ना जाते हुए यहीं पर आपको अब आगे बात बताते हैं। ऑडिटर के रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आएगा ऐसा करने पर? देखो, सबसे पहले यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर इनएप्रोप्रिएट है, आप चेक करोगे ना, उसने पहले तो क्या किया, उसने सर पहले तो एक तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया, हाँ, दूसरा उसने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया ही नहीं, तो हमने ये काम किया, हमने क्या किया, डिस्कस किया, बेसिस पूछा और साथ साथ इंक्वायरी कर लिया कि कोई सिग्निफिकेंट डाउट ना हो। आगे ऑडिटर को अलर्ट भी रहना है और ऑडिटर रिपोर्ट पे कुछ बातें आएंगी, कुछ इंप्लीकेशंस आएंगे, कौन से? कि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है तो ऑडिटर अपना एडवर्स ओपिनियन दे देगा। सर एडवर्स ओपिनियन क्या है? अभी के लिए आप मॉडिफाइड बोल सकते हो, आपको मॉडिफिकेशन करने के कई सारे तरीके बताएंगे जो अगले चैप्टर में हम चैप्टर 8 में करने वाले हैं, वहां जब समझोगे तो ये वापस से रिवीजन में फिर से रिकनेक्ट हो जाएगा। अभी इतना समझ में आया, इनएप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट है, लेकिन भाई उसने गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंटिंग तो ठीक किया, गलत नहीं किया, एप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हमने कहा, तो अब क्या करेंगे, उस मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर के एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा ना एंटिटी को। अगर डिस्क्लोजर दिया गया, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड, अगर डिस्क्लोजर दे दिया तो आप ठीक ठाक ओपिनियन दोगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन दोगे, मतलब जैसे ओपिनियन देते हो वैसे दोगे, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फीलिंग आएगी आपको चैप्टर 8 में, एक एक लाइन आपको समझ में आएगा, मॉडिफाइड, अनमोडिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स, समझ रहे हो? ये सारी बातें आपको वहां अच्छे से समझ में आएगी कि क्वालिफाइड क्या है, अनक्वालिफाइड क्या है।
अनमोडिफाइड आप कह सकते हो मॉडिफाइड नहीं करेंगे, मॉडिफाइड नहीं करेंगे मतलब सर अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अनक्वालिफाइड ये नहीं कि बेकार वाला, सब ठीक ठाक ओपिनियन, राइट, क्योंकि उसने ना डिस्क्लोज तो कर दिया ना। देखो भाई, अप्रोप्रिएट भी है अकाउंटिंग यूज करना गोइंग कंसर्न पे, और जो अनसर्टेनिटी थी उसे डिस्क्लोज भी कर दिया, तो कोई लफड़ा ही नहीं है अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगला पॉइंट, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है आप क्या करोगे? अरे भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, डिस्क्लोजर तो देना चाहिए, अगर उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देगा। क्या बात समझ में आई मेरी? वो ऐसे टाइम पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा, इसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है? क्लियर सबको? यस सर। अब आती है तीसरी बात, अगर मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक एक्सटेंड इट्स असेसमेंट, ओ हो, मैनेजमेंट का मर्जी ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, नालायक निकम्मा है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कर दो आप, काम खत्म आपका। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वालिफाइड डिस्क्लेमर वगैरह वगैरह ये हम लोग कब करेंगे? ये हम लोग ना चैप्टर 8 में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा से थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो एक और बात आपके सामने है, क्या? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर इफ इवेंट या कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। कौन से एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे? पहला, ऑडिटर तो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, देखो हमने हाईलाइट किया है। वेदर और नॉट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। सेम लाइन, मतलब क्या अंजलि मंडाले करी नो, हाँ ठीक है, कोई बात के जवाब होगा, थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हो जाता ना तो पता नहीं चलता आपका जवाब किस लिए है। चलो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, किस लिए करेगा? कि भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा है जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सके टू कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है? ओके। दूसरा, अब ये तो आप एविडेंस आप पालोगे, एविडेंस के साथ साथ ऑडिटर क्या क्या इंक्लूड करेगा प्रोसीजर में, क्या क्या इंक्लूड करेगा? पहला, मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म्ड असेसमेंट, मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया तो रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से कि हे मैनेजमेंट यार असेसमेंट करवा दो ना, करवा लो ना। कोई इवेंट और सर्कमस्टांसेस ऐसी हों जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करती हों, उसे आइडेंटिफाई करो ना, उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करो, उन सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करो, प्लीज असेसमेंट करवा लो। सबसे पहला ये हो गया। सर दूसरा, इवेल्युएट करो मैनेजमेंट का प्लान क्या है, फ्यूचर एक्शन क्या है, मैनेजमेंट फ्यूचर में एक्शन क्या लेगी, उसका क्या प्लान है। अगर एंटिटी का मान लेते हैं कुछ ऐसे इवेंट मिल गए, कुछ ऐसे इवेंट जो निगेटिव हैं, जिनसे कंपनी की एबिलिटी पे डाउट हो रहा है, तो मैनेजमेंट का कुछ प्लान तो होगा कि ऐसा ऐसा वो कर लेगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, सुधार लेगी। मैनेजमेंट का क्या प्लान है, मैनेजमेंट का फ्यूचर एक्शन क्या है। और तीसरा, इवेल्युएट करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइन डेटा, जो डेटा है उसको इवेल्युएट करेंगे टू प्रिपेयर द कैश फ्लो फॉरकास्ट एंड एनालिसिस ऑफ फॉरकास्ट। मतलब क्या करेंगे, इससे पता चलेगा ना कंपनी की एबिलिटी क्या है, वो रिलायबल डेटा है कि नहीं है, उसे इवेल्युएट करो। बात समझ में आ गई? हाँ। कंसीडर करेंगे एनी एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन, कोई भी एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते रहो, हैव बिकम अवेलेबल सिंस डेटा ऑन विच मैनेजमेंट मेड इट्स असेसमेंट, राइट। और लास्ट, रिक्वेस्ट करेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग देयर प्लान्स एंड फ्यूचर एक्शन। उनसे लिख करके दे दो, कह देंगे लिख करके दो भाई। क्या लिख करके दो? क्या लिख करके दो कि भैया आपका प्लान क्या है, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, लिख करके दो ना मुझे, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया हमारा एसए 570। बोलो सबको अच्छा लगा? सिंपल सा है, जैसे जैसे हमने ना कनेक्ट किया, स्टोरी क्रिएट किया। ये स्टोरी कैसे क्रिएट होती है? ये इस चार्ट पे जैसे जैसे सीक्वेंस से लिखते गए, क्वेश्चन 2 पे आए तो ये आगे फ्लो बनाते गए बनाते गए। आप ऐसे ही बार बार पढ़ोगे अगर, तो आपको ना सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा।
हमारा आज का लास्ट टॉपिक है SF 580। अब हम लोग कितनी देर पढ़ चुके हैं? 1 घंटे 12 मिनट। अगले 15 से 20 मिनट मेरे साथ आप बनिएगा, आपको ये दूसरा हो जाएगा। सर टाइम तो है ना, क्यों ना बाकी के 3 ऐसे भी कर लें? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं और आज हमें आप लोगों के लिए, बोथ ग्रुप के लिए, एक कंप्लीट प्लान, उसका वीडियो लेके आना है। डे वाइज आपको एक्सप्लेन करना है आपको क्या करना है, साथ में बताना है कि आप अगर हमसे कराना चाहते हो तो पर डे कैसे आपको हम इंगेज रखेंगे आपके टॉपिक में। ठीक है, ऐसे 580 की बात करें, रिटन रिप्रेजेंटेशन। पता नहीं आप सर एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, बात ये होती है कि क्वेश्चन किसी और टाइम का जब आपका कमेंट थोड़ा लेट आता है ना, तो पता ही नहीं चलता कहाँ का है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ऐसे 580 क्या कह रहा है? रिटन रिप्रेजेंटेशन में भी पता है आपका कमेंट आगे पीछे क्यों आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना कनेक्टिविटी से, में भी इतना इफेक्टिव प्लान ना हो, हमारा सिस्टम ना हो जो तुरंत का तुरंत हमारे पास आता हो आपका जवाब। ठीक है, चलो 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला, रिटन रिप्रेजेंटेशन की मीनिंग क्या है? तो मैं फिर से बताऊं, मेरा हर क्वेश्चन में ये हम अलग से आपको क्यों लिख कर देते हैं, मीनिंग स्पेशली पहले पॉइंट में क्यों डालते हैं? सर होता ही नहीं, इसलिए भी कि आपको ये वाली लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। क्वेश्चन कुछ और हो जाए, 4 मार्क्स में आए, जवाब आपके पास उतना लंबा लिखने को ना हो, तो मीनिंग तो ऊपर लिखो ना, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन का ही क्वेश्चन है। तो पहले मीनिंग लिख दो, फिर मेन आंसर की बॉडी पूरी फ्रेम कर दो। सबसे पहले बताओ रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो मैनेजमेंट देती है। रिटन स्टेटमेंट मेड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, और किसको देती है? जल्दी बोलो। प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। देखो मैंने अलग अलग वर्ड्स में लिखे हैं। रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। आप ऑडिटर हो, आप उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगते हो। क्यों मांगते हो? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर को कंफर्म करने के लिए, या फिर अपने ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। जैसे कोई एविडेंस आपको मिला, उसी एविडेंस को लेकर के रिटन कंफर्मेशन ले लो, अब वो और सपोर्ट हो गया ना उसको कि हाँ भाई एविडेंस ठीक है, मैनेजमेंट ने अपना रिटन रिटन में हमें लिख के दिया है। ठीक है, दूसरा, अब ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव? अब आपको याद हो गया, रिटन स्टेटमेंट मेड बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स आर टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस। आपको याद रहेगा? हाँ सर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव, पहले सबसे पहले काम किस चीज का ऑब्जेक्टिव? सर 580। 580 कहता है ऑडिटर से कि ये सुनो, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लो। किस लिए कर लो? टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। आप ध्यान से देखो तो दोनों पॉइंट तो सेम मीनिंग वाले ही उठा के दे दिया, मीनिंग वाले ही सेम पॉइंट उठा के दे दिया। यस सर। और अगर मीनिंग वाले दे दिया तो बाद में क्या है, आप क्या चाहते हो? प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे? रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, एंड टू रिस्पॉन्ड द प्रॉपरली। ठीक है, रिस्पॉन्ड प्रॉपरली हो गया। ये दो बातें हो गई। अब देखो, रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बताओ रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब देखो भाई, हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन क्यों लेते हैं? हम लेते हैं कि मैनेजमेंट ना, तुम इन इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इन चीजों के रिस्पॉन्सिबल हो। क्या आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको पता है? आप उसका एक्नॉलेजमेंट रखते हो? आप मुझे लिख कर दो, आप मुझे लिख कर दो कि आपको मालूम है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात को समझना, इसमें मिस इंटरप्रेट ना करना। मैं जानता हूं मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को पता है भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उसकी जिम्मेदारी है, पर मैं इस बात का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता हूं कि आप अपना एक्नॉलेजमेंट दो रिटन में। आप बताओ कि आपको सच में ये बात पता है कि नहीं। मैं मानता हूं आपको पता होगा, पर लिख के दो कि आपको पता है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बनाओगे, इस बात का मुझे दो प्रिपरेशन। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो, लिख कर दो कि आप करोगे। नहीं नहीं नहीं, आप तो करोगे करोगे,
पर आपको करना है, ये बात आपको पता है कि नहीं है, इस बात का एक्नॉलेजमेंट है। अगर एमसीक्यू आएगा तो वर्डिंग चेंज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, अगर एग्जामिनर ठान ले तो। एग्जामिनर मतलब जो आईसीआई ठान ले कि यहां पर आपको कंफ्यूज करना है, तो एक वर्ड चेंज करके आपकी पूरी कहानी बदल देगा। चलो, WR अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मैनेजमेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजमेंट ने फुलफिल किया है, फुलफिल करेगी। अब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कौन से ऐसे में? सर ये वाला 200 के अंदर ही आता है। हम लोग पढ़े थे कि फाइनेंशियल 200 वो वाला नहीं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात अलग है, उसके अलावा भी ऐसे 200 में बहुत सारी बातें कवर होती हैं। क्या कि सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये 200 में है, लेकिन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को एक्नॉलेज करे, इस चीज का एक्नॉलेजमेंट हमें दे, हमें रिटर्न में दे, ये है हमारा 580। बनाना जिम्मेदारी 200 में है, पर बनाना उसकी जिम्मेदारी है, इस बात को वो जानता है कि नहीं है, ये बात वो हमें 580 में देगा। थोड़ा सा कमेंट हम आप लोगों का कम देख पा रहे हैं, पता नहीं क्या वजह। चलो आगे, नेक्स्ट। अब मेरी बात सुनो, दूसरा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या है कि भैया देखो उसको ना वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया सब रिलेवेंट है, और एक्सेस टू एग्रीड इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और जो जो चीजें वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्री किया है, ऐसे 210 अभी आप शायद पता नहीं हुआ कि नहीं, 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, शायद चैप्टर 11 में पढ़ोगे। तो 210 कहता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वो आपस में ना एग्री करते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। ये ऐसे 210 में पढ़ते हो। तो 210 में क्या करता है, 210 के हिसाब से वो सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है और एक्सेस देता है, किन चीजों के एक्सेस, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में स्पेसिफाइड किए गए हैं। यस सर, आगे, ऑल ट्रांजैक्शंस हैज बीन रिकॉर्डेड, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हैं, एंड आर रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सब के सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्टेड हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, डिस्क्लोज्ड हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मतलब WR किस चीज का लो, रिटन रिप्रेजेंटेशन, कि सुनो मैनेजमेंट, तुम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऐसे 200 आपकी जिम्मेदारी थी बनाना, क्या आपको पता है? इसका एक्नॉलेजमेंट दो, आपको पता है कि नहीं। दूसरा, कुछ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, कि भैया सारा इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है जो आपने दिया, और साथ साथ 210 में यह सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे बताओगे, साथ साथ 210 में जो एग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के जो अंदर के पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप मुझे एक्सेस दोगे, जैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है सर, ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन रिकॉर्डेड, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्टेड है, इस बात का आप WR दो। पॉइंट क्लियर? इतनी ही बात आपको ऐसे 580 में जो WR का पॉइंट है, रिटन रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट है, वो आपको लिखना है। जब 210 पढ़ोगे तो अलग बात होगी। आगे बढ़ो सर, एक क्वेश्चन नवंबर 21 में आया था कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन एन ऑडिटर आस्क मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई एक बार WR तो दे दिया, अब फिर जाओगे पूछने, बोलेगा क्या यार दिमाग खराब कर रखे हो। तो कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जब आप रिकन्फर्म कर सकते हो, बात समझ में आई? आप रिकन्फर्म कर सकते हो, ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं। सर कौन सी हैं? सबसे पहले, दोज हु साइन द टर्म्स ऑफ ऑडिट engagement on behalf of the entity no longer have relevant responsibility। जिन्होंने ऑडिट एंगेजमेंट के पे साइन किया था,
अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, रिटायरमेंट हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में एक्नॉलेजमेंट दोबारा लेना जरूरी है। ऐसी सरकमस्टांसेस में रिकन्फर्म करो ना उनसे कि अब नए लोग हैं तो उन्हें बताओ, फिर से कंफर्म कराओ, ठीक है। दूसरा, द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन प्रीवियस ईयर। ओहो हो, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ना पिछले साल बनाए गए थे, अब रिन्यू करना चाहिए, या फिर वही टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चल रहे हैं तो एक बार रिकन्फर्म कर लो, क्या दिक्कत है, लफड़े से बचे रहोगे, ठीक है सर। तीसरा, देयर इज एन इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ, ठीक है, प्रियांशु के दिल में धड़कन हुई कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं और एज एन ऑडिटर की बात करूं, आप ऑडिटर हो तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट और प्रियांशु के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है? उसे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे लगता है जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह थे ना, वो मैनेजमेंट ना थोड़ा सा समझ नहीं रहा, वो कुछ और समझ रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। अगर ऐसी इंडिकेशन आपको मिलती है, आपके दिल में धड़कन होती है, तो फिर आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में रिकन्फर्म कर लोगे। और फोर्थ होगा, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस मेक इट्स एप्रोप्रिएट टू डू सो। ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जब ये जरूरी हो जाता है कि आप रिकन्फर्म करो, और ये ऐसे बताया नहीं जा सकता, ये तो आपका प्रोफेशनल जजमेंट है, आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो कंफर्म कर लो क्योंकि यहाँ थोड़ी दिक्कत है। सर ऐसे 580 तो हो गया, पर 3 क्वेश्चन और आपके सामने हैं, छोटे छोटे, जो एमसीक्यू वगैरह में आते हैं। मुझे बताओ, क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस है? जवाब दो। हाँ सर, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी आपका एक ऑडिट एविडेंस है, एमसीक्यू आएगा, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन आ सकता है मिला जुला के। यस, ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि ये ऑडिट एविडेंस को सच में सपोर्ट करता है, तो ऑडिट एविडेंस है, पर ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। ये ऑडिट एविडेंस है, पर ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। दूसरा सवाल, बाय हुम टू ऑब्टेन, किससे ऑब्टेन करना है रिटन रिप्रेजेंटेशन? रिटन रिप्रेजेंटेशन किससे ऑब्टेन करना है? सर बाय हुम टू ऑब्टेन क्या? अरे भाई, रिटन रिप्रेजेंटेशन चल रहा है तो सवाल उसी का है, किससे ऑब्टेन करना है? सर मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना है, ये हम लोग लिख देते हैं, पर एक लाइन आगे की भूल जाते हैं, एक वर्ड, विद एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, हाँ वही रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजमेंट भी तो बहुत बड़ा दायरा होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होगी, उसी से ये कंफर्मेशन लेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है। हाँ सर। रिक्वेस्टेड WR नॉट प्रोवाइडेड, आपने रिक्वेस्ट किया, उसको दिया ही नहीं गया, उसको मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, आपने मांगा, मैनेजमेंट में नहीं दिया, मैनेजमेंट नहीं देगा तो आप क्या करोगे? अरे जाओ उससे बतियाओ, क्यों नहीं दिया भाई, डिस्कस दिस विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो और उसको कंसीडर करो, ऑडिट रिपोर्ट पे उसका इफेक्ट क्या है। अगर इफेक्ट, दो बातें हैं, अगर डाउट इज सफिशिएंट अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसने WR नहीं दिया, उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट है, नालायक निकम्मा है कि भैया उसका WR ना, भाई उसकी इंटीग्रिटी पे आपको डाउट है, भरोसा नहीं लग रहा है आपको, या फिर मैनेजमेंट दे ही नहीं रहा। दो बातें हों, एक तो देखो यहां पर इसको सही करना, WR इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, मतलब जो उसने WR दिया, या तो आपको इंटीग्रिटी पे डाउट है, या तो उसका जो WR है ना वो रिलायबल नहीं है, ऐसा लग रहा है यार नालायक निकम्मा आदमी, रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दिया पर मुझे भरोसा नहीं है, या फिर मैनेजमेंट ने दिया ही नहीं, डज नॉट प्रोवाइड, या तो वो दिया नहीं, या उसने दिया पर आपको डाउट है उसकी इंटीग्रिटी पर, या उसके रिटन रिप्रेजेंटेशन पर आपको भरोसा नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। सर ये डिस्क्लेमर वगैरह कब कहाँ कैसे दे देते हैं, आप तो बदल देते हो, मुझे याद कैसे रहेगा? मैं बैठा हूं ना, मुझे चैप्टर 8 करने दो, रिकनेक्ट करेंगे हमेशा, भरोसा रखो, जुड़े रहो, ठीक है। ये आपके लिए हमारा SF 580
कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 ऐसे हमने किए हैं। कल के लेक्चर में हम 1, 2 और ये 3 ऐसे करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। इस चैप्टर को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। जरा बताओ मुझे कैसा लगा लेक्चर। इस सेशन को मैं अभी एंड करने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर अब तो मुझे कहना ही बेकार है। कुल मिला के 1 ही 2 लोग ऐसे होते हैं जो लेक्चर के बाद में भी रियल फीडबैक देते हैं। बाकी तो जैसे लगता है एक लाइन में 10 सेकेंड में उनका इतना टाइम चला जाएगा। फीडबैक इसलिए ज़रूरी होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो नए लोग अचानक से लेक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है देख के कि हाँ, या तो कोई टाइम स्टैम्प लगा दे या तो कोई कुछ कर दे, तो उन्हें अच्छा लग जाता है। क्या अच्छा लग जाता है कि अच्छा मतलब इस लेक्चर से मुझे ये मिलेगा, जब ये मिलेगा तो मुझे बाद में अच्छा लगेगा। वो अपना टाइम वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं लेक्चर खत्म हो जाए तो एक अलग से एक बढ़िया अपना राइट एकदम ओरिजिनल ओपिनियन दे दो कि इस लेक्चर से क्या फ़ायदा हुआ, कैसा लगा, क्या क्लियरिटी हुई आपको, कंपेरेटिवली आप इससे पहले पढ़ चुके थे तो क्या लगा, ये सारी बातें, ठीक है। और होबू सीए आपने कहा था, आपको शायद आप नए स्टूडेंट हो, आपने बताया आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझसे जुड़ना, मुझे मैसेज करना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप सबके साथ हमेशा हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू ऑल। बस एक बात और, आज रात तक हम आप लोगों के लिए अगले 90 दिन के लिए एक प्रॉपरली डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3 वाइज आपको लेकर के आऊंगा प्लान। और साथ साथ ये प्लान तो लेके आऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि मैं पर डे आपको क्या टास्क दूंगा, कैसे टास्क दूंगा, ठीक है। हाँ, प्रियांशु कह रहे हैं सर आपने कहा था एसएम के लिए फास्ट ट्रैक आज मंडे से शुरू होगा, तो क्लास होगा आज से। आज तो नहीं होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ना कि एसएम के लिए मैं रिकॉर्डेड ना लें, ओ सॉरी लाइव ना करूँ। आप लोग जैसा जवाब दो बताओ, मैं उसे ना रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ, आप जब मर्जी तब देख लो। मैं ऐसा चाहता हूँ, आपकी मर्जी हो तो बताओ, मैं लाइव कर लूँगा, रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर दूँ, एक एक चैप्टर को कनेक्ट करके धीरे धीरे। उसमें भी हम टाइम लगाएंगे, पर डे तो नहीं करेंगे ना, हफ्ते में 2 क्लास करेंगे, अच्छे से करेंगे, उतना आप रिवाइज कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका एसएम हो जाएगा, मैं ये एश्योर करता हूँ, आपका एसएम बड़ी आराम से हो जाएगा, बहुत मजेदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर लाइव करना चाहते हो, सर क्या लिखा, इफ पॉसिबल हो तो लाइव ही लो। अच्छा, तो आप लोग ना एक काम करना, टेलीग्राम ग्रुप में पोल डाल देना, एक पोल में ना वो एनोमियस वाला पोल मत डालना यार, वो डालना कि पता चले कौन क्या चाहता है, कौन लेना चाहता है। उसमें एसएम को लेकर के डाल देना कि लाइव हो या फिर ऐसे, ठीक है। एक पोल डालना, उसमें देखते हैं, और लाइव होगा तो फिर ठीक है। ज़्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा एसएम पढ़ेंगे, आपको ना बर्डन ना लगे, इंटरटेनमेंट करके एसएम पढ़ेंगे, 2-2, 4-4, 3-3 टॉपिक पे आराम से मस्ती में पढ़ेंगे, ठीक है। उतना टाइम आप अलग रख देना, ठीक है। चलें जी। और शाम को आज से फिर भी नहीं लाएंगे, आज से नहीं लाएंगे, जो भी लाना होगा तो हम कल ही से करेंगे। और हर 2 दिन में 1 लेक्चर या 3 दिन में 1-1, 2-2 लेक्चर करते जाएंगे, आपको पता ना चले एसएम भी पढ़ रहे हो, फील ना हो कब प्रिपेयर हो गया, क्लास के अलावा आपको एसएम पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मैं ये चाहता हूँ, मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर लो, ओके। चलो जी, थैंक यू सो मच। और शाम का वीडियो देखना मत भूलना, उसमें हम आपको आगे वाले 80-90 दिन का प्रॉपर प्लान, शेड्यूल, तरीका सब बताने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय।